देखो, फ्रेज को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज आपका साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। एक्चुअली ये फ्रेज है क्या? फ्रेज एक्चुअली है क्या? फ्रेज तक जर्नी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? देखो, देखो माय डियर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इंग्लिश क्या है? ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश एक्चुअली ये इंग्लिश क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक्चुअली क्या होता है? इंग्लिश अपने आप एक लैंग्वेज होता है। ये सुनो, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। किसी भी लैंग्वेज का, चाहे इंग्लिश भी हो, हिंदी हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, किसी भी लैंग्वेज का जन्म कहां से हुआ है? किसी भी लैंग्वेज का जो बिगिनिंग साउंड से ही हुआ है। किसी ना किसी लैंग्वेज का शुरुआत साउंड से ही हुआ है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। क्लियर? किसी ना किसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिंबल चाहिए। ये सिंबल ही लेटर्स होते हैं। किसी ना किसी लैंग्वेज में जो सिंबल हम यूज करते हैं साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट सिंबल इज नोन एज द लेटर। इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स है। ये 26 लेटर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक तो है आपका भावेल, दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट्स। एक तो है भावेल, दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट्स। भावेल टोटल 5 होता है एंड कॉन्सोनेंट आपका 21 कॉन्सोनेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर? किसी ना किसी भाषा का, किसी ना किसी लैंग्वेज का सृष्टि साउंड से हुआ है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल या तो लेटर का आवश्यकता होता है। इंग्लिश में जो लेटर्स होता है वो लेटर्स 26 लेटर्स है। 26 letters divided into two parts. One is a vowel, another one is a consonant. Yes or no? Okay. Then letter A to लेके Z तक है। लेटर दो प्रकार का होता है, एक तो है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। स्मॉल ए से लेके ये भी जेड तक है। ए टू लेके जेड तक ये टोटल ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम अल्फाबेट मानते हैं। क्या है वो? अल्फाबेट। इंग्लिश में ये लेटर्स एंड अल्फाबेट में क्या अंतर है? लेटर अल्फाबेट के बीच में क्या अंतर होता है माय प्यारे बच्चों? लेटर्स इंडिविजुअल भी हो सकता है। ए भी एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, डी भी एक लेटर है, ई भी एक लेटर है, एफ भी एक लेटर है। ऐसे करके टोटल 26 लेटर्स इंग्लिश में है। यस और नो? यू हैव टू रिमेंबर इट। एंटर ए 26 लेटर्स को एक साथ
ए के साथ मिला के ए टू लेके जेड तक, दैट इज नोन एज द अल्फाबेट। मीन्स इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में, सब लैंग्वेज में लेटर्स है। क्लियर? इंग्लिश में जो 26 लेटर्स है, 26 लेटर एक साथ है, एक ही अल्फाबेट के अंदर रहते हैं। यस और नो? मीन्स अल्फाबेट एक होता है, लेटर अनेक होता है। किसी भी लैंग्वेज का लेटर अनेक है मगर अल्फाबेट एक ही होता है। सपोज हिंदी लैंग्वेज में जो अल्फाबेट है और जो लेटर्स है, अल्फाबेट एक ही है। उड़िया लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही है, तेलुगु में अल्फाबेट एक ही है, तमिल में अल्फाबेट एक ही है। मीन्स इंटर जितने भी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज में अल्फाबेट एक होता है एंड लेटर्स अनेक होते हैं। हो गया? देन देखो, लेटर को सीखने के बाद लेटर प्लस लेटर, देखो ए बी भी एक लेटर है, देखो बी भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है एंड वाई भी अनदर लेटर होता है। सपोज ये तीन लेटर को मैं एक साथ जोड़ दूं तो बॉय, ये एक बालक होता है, ये एक बॉय, ये कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ये ह्यूमन बीइंग को शो करता है। क्लियर? मीन्स सपोज जैसे बी सपोज मैंने 3 लेटर दिया, सपोज सी एक लेटर है, ए भी एक लेटर है एंड टी भी एक लेटर है, डी भी एक लेटर है, जी भी एक लेटर है एंड ओ एक अनदर लेटर है। सपोज हम ये 3 लेटर को एक साथ मिलाएंगे तो सपोज CAT, ये एक कैट, सपोज DOG, ये डॉग। मीन्स ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। मीन्स लेटर को लेटर का साथ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर ऑर्डर में एक साथ करके हम क्या बना सकते हैं? किसी न किसी वर्ड का जन्म होता है, किसी न किसी वर्ड। तो व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। एंड वर्ड बनने का बाद सपोज शब्द, शब्दों का भी मीनिंग होता है, शब्द का खुद का मीनिंग भी है। शब्द बनने का बाद वर्ड तो लेटर से वर्ड का सृष्टि हो गया। देन वर्ड का साथ सपोज बॉय है, बॉय का साथ ओ लगा दिया, ओ बॉय, ये भी हो सकता है। सपोज फिर बॉय के साथ हम क्या किया? बॉय के साथ मैंने हैंडसम लगाया, फिर उसके साथ हम ओ हैंडसम बॉय। सपोज बॉय था, मैं बॉय का साथ है ओ बॉय लिख दिया, फिर देन ओ हैंडसम बॉय, ये भी सपोज मैंने लिखा, बॉय भी लिखा, बॉय एक वर्ड होता है। क्लियर? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये भी आपका, ये भी ग्रुप ऑफ ये वर्ड्स होते हैं, ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सपोज इस
ओनली बॉय में ये एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। इसमें ये दो शब्द होता है, ये भी एक है, ये भी एक है। इसमें ये नाउन है, ये डिटर्मिनर होता है। एंड थर्ड सेंटेंस में ये भी नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, एंड ये आपका डिटर्मिनर होता है। मैं प्यारे बच्चों, मीन्स ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ है ना, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड को हम नाउन फ्रेज कहलाते हैं। हो गया? तो वर्ड फर्स्ट है लेटर्स का कॉम्बिनेशन से, प्रॉपर कॉम्बिनेशन से वर्ड बन गया। देन वर्ड को वर्ड का साथ मिलाने से फ्रेज, देन फ्रेज के साथ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब आ जाएगा तो क्लॉज हो जाएगा। क्लियर? देन आपका सेंटेंस, देन आपका पैराग्राफ। हमारा जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ? लेटर से। लेटर व्हाट इज लेटर? लेटर इज ए सिंबल, लेटर इज ए सिंबल। वर्ड, वो लेटर को लेटर का साथ प्रॉपर कॉम्बिनेशन से वर्ड का सृष्टि हुआ। वर्ड का साथ मिलने से फ्रेज के साथ, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, ये क्लॉज हो गया। देन सेंटेंस, देन पैराग्राफ हुआ है। देन देखो, इस जो लेटर टू पैराग्राफ के जो सफर है हमारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेटर है क्या, वर्ड है क्या, फ्रेज की क्लॉज? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माय प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लॉज। सपोज क्लॉज को हम अच्छा तरह से समझ लेंगे ना, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए सेंटेंस। इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, मगर क्लॉज को पहचानना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपका पेशेंस होना चाहिए। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द क्लॉज? इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द क्लॉज। मैं भी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा, देन स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको। कम से कम मैं फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन सिखाने के बाद आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। क्लियर? आप सब बने रहिए। कम से कम रेगुलर तो मैं क्लास कर रहा हूं, मैं रेगुलर कुछ ना कुछ तो पढ़ा रहा हूं। अब रेगुलर मेरा क्लास को एक बार विजिट कीजिए, कम से कम 1 घंटा मेरा साथ रेगुलर देने से आपका ऑटोमेटिकली इंग्लिश ग्रोथ होगा। समझ में आ गया? देन हम आज क्लॉज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देन हम फ्रेज के बाद हम क्लॉज का स्टार्टिंग करेंगे। फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। एक्चुअली फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। देखो, लेटर अल्फाबेट के बीच में तो सब मैंने आपको सिखाया है। हाँ, नहीं, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा मैं आपका साथ करने के लिए इधर हूं। दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द फ्रेज। फ्रेज क्या है भाई प्यारे बच्चों? फ्रेज एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये सुनो, फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज
noun phrase and verb phrase, adjective phrase and adverb phrase and prepositional phrase. Actually जो phrase होता है ना, group of words होते हैं, ऐसा group of word जिसमें ना तो subject होगा ना तो verb रह सकता है, कुछ नहीं रहेगा, verb भी नहीं रहेगा and subject भी नहीं रहेगा. ऐसे group of word जिसके साथ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब कभी साथ नहीं देता है, हम कभी पिकअप नहीं कर सकते हैं, वही ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज का ही काम करेगा माय प्यारे बच्चों. सपोज ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब आ जाएगा तो वही ग्रुप ऑफ वर्ड क्लॉज का काम करेगा. मीन्स डिफरेंस ज्यादा नहीं है, आराम से याद रखो, क्योंकि ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं. देखो लेटर, लेटर का कॉम्बिनेशन से वर्ड बन गया, वर्ड का कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, वर्ड का साथ प्रॉपर कॉम्बिनेशन से फ्रेज बन जाता है. ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना तो सब्जेक्ट रहेगा ना तो फाइनाइट वर्ब रहेगा. जिस ग्रुप ऑफ वर्ड का साथ सब्जेक्ट या तो फाइनाइट वर्ब रहेगा ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड किसका रोल प्ले करेगा सेंटेंस में? क्लॉज का रोल प्ले करेगा. इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. कैसे? सपोज फ्रेज, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज ए नो सब्जेक्ट नो फाइनाइट वर्ब. ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें ना तो सब्जेक्ट है ना तो फाइनाइट वर्ब है. सपोज वो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस में नाउन का काम करेगा तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड को हम नाउन फ्रेज ही कहेंगे. मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन के आधार पर उसका नाम दिया जाएगा. देखो सेंटेंस में माय प्यारे बच्चों जो सेंटेंस होता है ना, जो सेंटेंस होता है इसमें सबसे मेजर पार्ट होता है दो. एक तो है सब्जेक्ट वाला पार्ट, एक तो होता है सब्जेक्ट वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका क्या? प्रेडिकेट वाला पार्ट. दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट. एक तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट वाला पार्ट. इससे ही तो सेंटेंस बनता है ना, इससे ही तो सेंटेंस बनता है. सपोज एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट तो नहीं रह सकता, रह भी सकता है. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट तो कॉमन है, रहना जरूरी है. मगर सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट रहता है ना, सेंटेंस का कोई रिश्ता नहीं है उसका साथ. ये एक सब्जेक्ट एक आपका प्रेडिकेट रहेगा तो वो जो सेंटेंस, वो सेंटेंस को हम क्लॉज कहेंगे. ये वन क्लॉज वाला सेंटेंस, ये दो क्लॉज वाला सेंटेंस, ये तीन क्लॉज वाला सेंटेंस. मीन्स सब्जेक्ट एंड जो प्रेडिकेट ये क्लॉज का हिस्सा होता है, सेंटेंस उससे ऊपर है. क्लियर? मीन्स आप पूरा दिमाग से हटाओ, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है एंड सेंटेंस में प्रेडिकेट है, ऐसा नहीं. आपको याद करने का टाइम पे आप पूरा दिमाग से ले लो जे भाई कोई रिश्ता नहीं है सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के साथ. मीन्स एक सेंटेंस से सब्जेक्ट प्रेडिकेट को लेके ही बनेगा, मगर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किसी ना किसी क्लॉज का हिस्सा होता है. हो गया? पूरा दिमाग से ले लो. मीन्स फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट रहेगा ना तो प्रेडिकेट रहेगा, ना तो सब्जेक्ट रहेगा ना तो आपका मेन वर्ब रहेगा, वर्ब ही रहेगा कि प्रेडिकेट रहेगा. ऐसे नहीं है ग्रुप ऑफ वर्ड. फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैज नो सब्जेक्ट नो
फाइनाइट वर्ब का कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो सब्जेक्ट का कोई आवश्यकता है, क्योंकि वो तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, एक शब्द समूह होता है। ऐसा शब्द समूह जिसमें कोई आवश्यकता नहीं है सब्जेक्ट का, कोई आवश्यकता नहीं है वर्ब का। सपोज सब्जेक्ट वर्ब का आवश्यकता ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ आ गया तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर सब्जेक्ट भी है एंड फाइनाइट वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब के बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड आएगा ना, दैट इज नोन एज द प्रेडिकेट, एंड दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा ही करेगा। सपोज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लेके एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, मीन्स जो सेंटेंस होता है ना, सब्जेक्ट एक पार्ट सेंटेंस में है एंड प्रेडिकेट अनदर पार्ट होता है। सब्जेक्ट ये भी सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, एंड सब्जेक्ट ये मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है, ये मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है। क्लियर? सपोज सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का होगा तो ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जेरोंड भी हो सकता है, GRUND, जेरोंड भी हो सकता है, मीन्स ये वर्बल नाउन, ये वर्बल नाउन मीन्स किसी ना किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला पार्ट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है एंड मोर देन सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। सिंगल वर्ड का होगा तो नाउन, प्रोनाउन, जेरोंड हो सकता है। सपोज मोर देन सिंगल वर्ड का होगा तो, सपोज मोर देन सिंगल वर्ड का होगा तो ये तो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है। क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने डिस्कशन किया। सपोज किसी ना किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होना जरूरी है, ये सुनो, सब्जेक्ट होगा तो हमेशा एक सब्जेक्ट किसी ना किसी सेंटेंस में नहीं रह सकता, एक से ज्यादा सब्जेक्ट वाला भी सेंटेंस है, हम अभी भी डिस्कशन करेंगे। सपोज सब्जेक्ट है तो सिंगल वर्ड का भी हो सकता है एंड मोर देन सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। सपोज प्रेडिकेट पार्ट में, प्रेडिकेट पार्ट भी सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, प्रेडिकेट पार्ट भी आपका सिंगल वर्ड का भी हो सकता है एंड ये मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है। क्लियर? मोर देन वन वर्ड्स का भी हो सकता है। सपोज सिंगल वर्ड का होगा तो, जैसे सपोज सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का होगा तो सबसे मेन मेजर रोल तो नाउन का है, क्योंकि घर नाउन का ही है। सपोज नाउन का प्लेस में प्रोनाउन आ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन रिप्लेसमेंट में आ सकता है नाउन का। नाउन वर्बल नाउन भी आ सकता है थोड़ा सा एडवांस लेवल में, ये सुनो, मगर इसी हिसाब से प्रेडिकेट पार्ट में सपोज प्रेडिकेट पार्ट भी सिंगल वर्ड का हो सकता है एंड प्रेडिकेट पार्ट भी मोर देन सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। सपोज प्रेडिकेट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ब। विदाउट वर्ब वी कैंट मेक प्रेडिकेट, प्रेडिकेट तो बन नहीं सकता है। प्रेडिकेट को बनाने के लिए हमको वर्ब चाहिए ही चाहिए। मीन्स ये जो वर्ब है ना प्रेडिकेट पार्ट में, सपोज वर्ब सिंगल वर्ड का होगा तो वो वर्ब मेन वर्ब भी है, वो वर्ब मेन वर्ब भी है। मीन्स विदाउट मेन वर्ब वी कैंट मेक ए सेंटेंस, वी कैंट मेक ए क्लॉज, नॉट ए सेंटेंस।
बट ए क्लॉज, भाई क्लॉज को बनाना है ना, प्रेडिकेट को बनाना है ना, आपको लिखना होगा मेन वर्ब। मीन्स मेन वर्ब मीन्स वो हमेशा मेन ही है, क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट में उसका काम वो मेन ही है। क्लियर? विदाउट अ वर्ब वी कैंट मेक ए प्रेडिकेट, हम प्रेडिकेट बना ही नहीं सकते। सपोज सिंगल वर्ड का होगा तो मेन वर्ब ही होगा। फिर वर्ब के बाद मैं अब प्रेडिकेट पार्ट आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं। प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या आ सकता है ये भी चर्चा करेंगे हम। प्रेडिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, मजा मजा से पढ़ो, पूरा मजा मजा से ही क्लास एंड हो जाएगा। देखो मजा लग रहा है ना क्लास, कम से कम मेरा क्लास एंड तक बने रहो मैं प्यारे बच्चों। देखो ये जो प्रेडिकेट है ना, ये जो प्रेडिकेट पार्ट है, ये जो प्रेडिकेट है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, जो प्रेडिकेट पार्ट होता है इसमें इंपॉर्टेंट होता है तो वर्ब, वर्ब के साथ अदर वर्ड्स भी आ सकता है। क्लियर? वर्ब के साथ अदर वर्ड्स भी आ सकता है। तो वर्ब के बाद, वर्ब के बाद क्या क्या आ सकता है, वर्ब का साथ क्या क्या आ सकता है, और वर्ब के बाद बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे जो वर्ब का साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। देखो वर्ब का साथ मैं आपको बता रहा हूं, वर्ब का साथ क्या क्या आ सकता है। वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, वर्ब के बाद प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब के बाद V3 आ सकता है, वर्ब के बाद आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकता है। समझ में आ गया? वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, V3 आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है एंड एडवर्ब आ सकता है। इसे वर्ब के बाद आ सकता है। भाई वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज वर्ब के बाद नाउन आएगा तो ये सब नोट कर लीजिए। वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, V3 आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है एंड एडवर्ब भी आ सकता है। सपोज वर्ब के बाद ये सब आएंगे तो, क्लियर? सपोज वर्ब के बाद ये सब आएंगे तो, सपोज वर्ब के बाद वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, वर्ब के बाद प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है, वर्ब के बाद V3 आ सकता है एंड वर्ब के बाद आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है। पी लिख देता हूँ, P.P, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब के बाद आ सकता है। सपोज ये सब वर्ड वर्ब के बाद आएगा तो ये सब का भी कुछ ना कुछ तो रोल है, क्योंकि देखो किसी ना किसी वर्ड फर्स्ट ये सेंटेंस में तो आएगा ना, क्योंकि वर्ड का तो सबसे मेजर रोल होता है। विदाउट वर्ड वी कैंट मेक ए फ्रेज। अरे फ्रेज बना नहीं पाएंगे तो क्लॉज तो बनेगा ही नहीं। क्लॉज नहीं बनेगा तो भाई सेंटेंस कहां से आएगा? सेंटेंस नहीं होगा तो, सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो ये पैराग्राफ का बात छोड़िए ना। मीन्स सबसे मेजर रोल किसका होता है? ये वर्ड का होता है। ये जो वर्ड है ना,
सपोज किसी ना किसी वर्ड का तो मीनिंग है। वर्ड नाउन भी हो सकता है, सब वर्ड जितने भी संसार में वर्ड है ना, ये सब नाउन है। अब जो कुछ भी देख रहा है, जो कुछ भी डिक्शनरी में है ना, फर्स्ट वो नाउन ही है। क्लियर? मीन्स किसी ना किसी वर्ड का तो नाम है ना, नाम है मीन्स नाउन ही है। समझ में आ गया? मीन्स किसी ना किसी वर्ड फर्स्ट वो नाउन होता है। ये किसी ना किसी वर्ड नाउन तो है, मगर सर आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर आप तो बोल रहे हैं नाउन है, ये वर्ब्स कहाँ से आ गया, ये एडजेक्टिव कहाँ से आ गया, ये एडवर्ब कहाँ से, ये प्रीपोजिशन कहाँ से आ गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंजक्शन प्रीपोजिशन, ये सब भाई कंजक्शन ही नाउन है, प्रीपोजिशन खुद ही नाउन है, क्योंकि नाम है तो नाउन है। मगर फास्ट जो वर्ड होता है ना, ये सब वर्ड किस किस पोजीशन पे है हमको देखना होगा। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन उनका नाम अलग 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 हो जाता है। समझ में आ गया? सपोज किसी ना किसी वर्ड को हम देखेंगे ना, तीन नजर से हमको देखना होगा सेंटेंस में, किस पोजीशन पे है वो वर्ड, किस पोजीशन पे है, ये भी हमको देखना होगा। भाई ये जो वर्ड है ना, किस पोजीशन पे बैठा हुआ है एंड उसका क्या फंक्शन है। हम तीन चीज हम देखेंगे। भाई जो वर्ड सेंटेंस में है, ये पोजीशन के आधार पर हमको देखना पड़ेगा, भाई किस पोजीशन पे है। फिर फंक्शन के आधार पर भी हमको ढूंढना पड़ेगा। भाई सपोज हम एक एरर ढूंढेंगे ना, तीन आधार पर वो वर्ड को देखेंगे हम। एक तो किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसका पोजीशन के आधार पर हम चेक करेंगे, उसका फंक्शन के आधार पर हम चेक करेंगे, और खुद का मीनिंग क्या है, खुद का मीनिंग क्या है, ये भी देखना होगा हमको। इधर देखो, सपोज वर्ब के बाद, वर्ब के बाद नाउन आ गया, तो नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है एंड एडवर्ब भी आ सकता है। देखो सपोज मैं एक कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सपोज विजय सर इज हियर, देन he is in his class. Clear? He is in his class. Suppose Rajesh, another sentence, Rajesh is smart. देखो, Rajesh is smart. Then I am a टीचर। क्लियर? ये चार सेंटेंस में आपको इधर दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट। ये चार सेंटेंस में विजय सर इज हियर मीन्स इज इन द क्लास। इधर देखो, इज के बाद इज तो वर्ब है, इधर भी वर्ब है, इधर आम वर्ब है, इधर भी वर्ब है। ये सब वर्ब के बाद क्या क्या आया हुआ है देखो। फर्स्ट ये वर्ब के बाद क्या क्या है। क्लियर? देखो, ये इज के बाद ये स्मार्ट है, इज के बाद ये स्मार्ट है। किस पोजीशन पे बैठा है वो हमको देखना पड़ेगा। भाई स्मार्ट किस पोजीशन पे है और क्या काम कर रहा है, पोजीशन देखना होगा, उसका फंक्शन देखना होगा। बाद में मीनिंग ज्यादा अभी नहीं है, ये आपका लिटरेचर में आएगा। देखो, पोजीशन के आधार पर कहां है वर्ब के बाद है, फंक्शन के आधार पर वो जो बैठा हुआ है ना, क्या काम कर रहा है, वो जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है उसका क्या फंक्शन है। क्लियर?
मीन्स इधर जो स्मार्ट है, ये स्मार्ट ये क्वालिटी बता रहा है किसका? राजेश का। इधर वो राजेश का क्वालिटी बता, मतलब राजेश स्मार्ट है, मीन्स इधर ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, क्योंकि क्वालिटी किसी ना किसी वर्ड एक दूसरा वर्ड का क्वालिटी बताएगा ना। सपोज ये भी एक वर्ड है, वो भी एक वर्ड है। सपोज एक वर्ड का क्वालिटी बताएगा। भाई सब वर्ड तो नाउन है ना, सब वर्ड तो नाउन है, मीन्स एक वर्ड दूसरा वर्ड का क्वालिटी बता रहा है, मीन्स नाउन का क्वालिटी बता रहा है। नाउन का क्वालिटी बता रहा है तो वो हो गया क्या? एडजेक्टिव। क्योंकि भाई क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है ना, एक शब्द दूसरा शब्द का डिस्क्राइब कर रहा है। जब तक डिस्क्राइब नहीं कर रहा है वो वर्ड तो नाउन ही है। जब जो वर्ड डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया, जो वर्ड किसी दूसरे वर्ड का डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स तो वो वर्ड खुद एडजेक्टिव बन जाएगा ना, क्योंकि वो और एक नाउन के बारे में तो डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? फिर हमको देखना होगा जो डिस्क्राइब कर रहा है जो वर्ड किस प्लेस पे है, किस पोजीशन पे है। ये क्या जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है उसका पास बैठा है क्या, ना भव के बाद बैठा है? पर उसका पोजीशन देखेंगे। देखो ये स्मार्ट, ये राजेश का पास भी रह के भी राजेश को डिस्क्राइब कर सकता था। जैसे गाल, जैसे एक वर्ड गाल एक वर्ड है, ये नाउन तो है ना पहले। ब्यूटीफुल भी एक वर्ड है, वो भी नाउन है। उसका क्या कि हम देखना पड़ेगा भाई उसका फंक्शन क्या है, क्या काम कर रहा है, किस पोजीशन पे बैठा है। सपोज वो गाल का पहले ब्यूटीफुल आ जाएगा ना, ये ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गाल को, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कहां बैठा हुआ है? जस्ट नाउन के पास। ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये भव के बाद में बैठा है मगर वो भी डिस्क्राइब कर रहा है। सपोज एक के वर्ड भव के बाद बैठ के कोई नाउन को डिस्क्राइब करेगा ना, ये भव का साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो सब्जेक्ट का साथ रिश्ता है। उसका रिलेशन किसका साथ है? सब्जेक्ट का साथ। ये ओनली सेंटेंस का मीनिंग को भरपाई करने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस को पक्का बनाने के लिए ये आया हुआ है। मीन्स ये पूरक है, इस सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए यूज हुआ है। मीन्स इधर ये जो स्मार्ट है ये स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट ही है, क्योंकि ये किसको पूर्ण करने के लिए यूज हुआ है? ये राजेश इज स्मार्ट। ये जो सेंटेंस में जो विदाउट स्मार्ट सेंटेंस तो सेंटेंस नहीं बना सकते हम, किसी ना किसी वर्ड का आवश्यकता होता था ये सेंटेंस को बनाने के लिए, इसीलिए स्मार्ट आ गया भव के बाद, मगर उसका रिश्ता किसके साथ है? राजेश का साथ है, इसीलिए वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सपोज ए भव के बाद कॉम्प्लीमेंट आया, ये भव खुद बोल रहा है भाई मेरा क्या काम है, मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो भव हूं, मगर मैं तो सब मैं क्यों आया हूं? सेंटेंस में भव खुद बोल रहा है भाई मैं क्यों आया हूं? मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया हूं। सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करेंगे? सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का पास क्या है? अब सब्जेक्ट है क्या? अरे सब्जेक्ट का पास क्या है? सब्जेक्ट का ऊपर क्या असर आ गया? एंड सब्जेक्ट खुद क्या काम कर रहा है? देखो मैं अभी एक एक सेंटेंस में आपको पूरा ये चारों क्यों भव क्यों आ रहा है, सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। इधर देखो राजेश इज स्मार्ट, ये ओनली रिश्ता बनाने के लिए, मीन्स लिंक करने के लिए, लिंक
ये लिंक करने के लिए आया हुआ है। मीन्स ये वर्ब का काम होता है लिंक करना, ये लिंकिंग करता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का साथ खुद लिंकिंग कर देता है। लिंकिंग करने का काम वही वर्ब का है, वो वर्ब को इधर हम लिंकिंग वर्ब ही मानते हैं। दूसरा बात, आई एम ए टीचर, इधर भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये नाउन फ्रेज क्योंकि दो वर्ड है, टीचर है और भी है, ये दोनों को मिला के हम नाउन फ्रेज, ये एक है नाउन फ्रेज है। उसके बाद ये भी तो एक वर्ब है ना, ये वर्ब आम अकेला है, मीन्स अकेला होगा तो हमेशा वो वर्ब मेन वर्ब ही होगा, ये मेन वर्ब है। मगर ये मेन वर्ब के बाद जो नाउन या तो नाउन फ्रेज आया हुआ है, वो क्यों आया हुआ है, उसका रिश्ता किसका साथ है? ये क्या ये वर्ब का साथ है क्या? नहीं तो ये दोनों का साथ, दोनों का बीच में किसका साथ रिलेशन होगा तो ये वर्ब के बाद आएगा किसी ना किसी वर्ड। रिलेशन नहीं होगा तो वर्ब का बाद नहीं आ सकता। यू हैव टू रिमेंबर इट। सपोज सब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है, ये दोनों आपका दिमाग में पहले आपका दिमाग से हटना चाहिए। भाई सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है, सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है, सब्जेक्ट जो काम करता है वही है वर्ब। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है। वर्ब वही सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है वो भी है, जो काम एंटर काम ही सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो करने वाला एक्शन डिफरेंट टाइप है। वो करने वाला एक्शन, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई रन माने दौड़ रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ तो कोई खा रहा है। ये सब माने खाना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना, रोना, सोना, ये सब क्या है? ये सब एक्शन वर्ड ही होते हैं। क्लियर? इधर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है नाउन फ्रेज, ये रीनेम करता है किसको? ये सब्जेक्ट को रीनेम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट इज इक्वल टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इज इक्वल टू ए ग्रुप ओनली, कुछ नहीं। सब्जेक्ट एक टीचर है, आई एम ए टीचर मीन्स आई को रीनेम करने के लिए नाउन आ गया, कुछ ना कुछ तो काम करने के लिए। ये स्मार्ट आया उसका गुणगान करने के लिए, उसका क्वालिटी बताने के लिए। ये आया उसको रीनेम करने के लिए। इधर देखो, इधर भी सब्जेक्ट है विजय सर, इधर भी है हियर। ये क्या है भाई? ये जो किसका साथ है, हियर किसका साथ है रिलेशन? अब वर्ब को क्वेश्चन ही पूछो ना, होयर लगा के क्वेश्चन पूछोगे ना, ये आ जाएगा, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। होयर इज विजय सर, विजय सर इज हियर, विजय सर इज इन द क्लास। इधर देखो ये क्या है? ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड, ये अकेला है, एडवर्ब हो गया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ही इज इन हिज क्लास। इधर क्लास क्या है? नाउन है। हिज क्या है? एडजेक्टिव है। एंड इन क्या है? प्रीपोजिशन है। देखो मैं प्यारे बच्चों, नाउन के साथ, नाउन के पहले हिज है, क्योंकि नाउन का क्वालिटी, नाउन को पोजीशन, नाउन को बताने के लिए है ना। ये ही इन हिज क्लास। इधर देखो उसके पहले क्या है? देखो ये डिटर्मिनर का काम करता है, इधर एडजेक्टिव एक है, ये दोनों मिला के एक नाउन फ्रेज हो गया। ये नाउन फ्रेज का साथ ये प्रीपोजिशन आ जाएगा ना, ये हो बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैं आगे जाके पूरा डिटेल्स पढ़ाऊंगा आपका नाउन फ्रेज में। देखो ये खुद नाउन फ्रेज, मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज जब पढ़ाऊंगा ना, ये डिटेल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इधर देखो इन का साथ आ गया तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर नाउन फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशन का साथ नाउन फ्रेज आ गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया वो नाउन। मैं आगे जाके पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा कि अभी आज का क्लास में नहीं हो सकता। देखो मैं अभी पोजीशन बताता हूं आपको ना, मेन है जो किसी ना किसी वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, पोजीशन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, मीनिंग के आधार पर ही काम करता है, उसका नाम दे दिया जाता है। ये दोनों आएंगे, सपोज ये दोनों अकेला था तो ये भी आपको हम ऑब्जेक्ट बोलते थे। अभी
अभी इन का साथ आ गया मीन्स ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। मगर ये तीनों एक साथ मिलके, ये तीनों एक साथ एक एक काम कर रहा है। ये तीनों एक साथ, तीनों का पोजीशन कहाँ है? ये वर्ब के बाद उनका पोजीशन है। पोजीशन कहाँ है? वर्ब के बाद है। क्या फंक्शन कर रहा है इधर? उनका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन एडवर्ब का कर रहा है। ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। मीन्स ये इधर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एडवर्बियल ही है। समझ में आ गया? मीन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड ये एक फ्रेज है, मगर क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में ए ग्रुप ऑफ वर्ड ये एडवर्ब का रोल फंक्शन कर रहा है। ये खुद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मगर ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब ओनली लिंकिंग वर्ब है। ये भी वर्ब क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। इधर ये वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। समझ में आ गया? आज का क्लास आपको कैसे लग रहा है? सपोज एक क्लास ऐसे जबरदस्त क्लास देखने के लिए चाहते हैं तो आपका मर्जी होगा तो आप भुवनेश्वर में मैं ऑफलाइन क्लास करता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी आप अटेंड कर सकते हो बहुत कम फी में। ऑफलाइन में पढ़ाने के लिए, आप सबको पढ़ाने के लिए हूं चंद्रशेखरपुर डीएवी स्कूल का सामने, बहुत कम 6 टू लेके 10th तक और 11, 12 और कॉम्पिटिटिव बच्चों का एंटर इंग्लिश एसएसटी क्लास 6 टू लेके क्लास 10th तक मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी चारों सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं हमारा कोचिंग सेंटर के अंदर। सपोज आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो मेरा साथ, मैं लाइव भी पढ़ाता हूं घर में, मेरा लाइव भी पढ़ाता हूं, मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूं रेगुलर, और मेरा आप के अंदर भी मैं पढ़ाता हूं। आप सपोज आपके थ्रू से पढ़ना चाहते हो ना, मेरा जो आप है वो एरुडाइट क्लासेस का है। मैं ये वीडियो का नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन ये मैं डाल दे दूंगा मेरा आपका लिंक। एरुडाइट क्लासेस का आप है, एरुडाइट क्लासेस का आप है। ये आप के अंदर भी आप मेरे साथ लाइव भी पढ़ सकते हो। क्लियर? सपोज आप मेरा साथ बात करके मेरा साथ ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आप नोट कर दीजिए मेरा नंबर 7978291742। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप जब चाहे कॉल कर सकते हो, कम से कम मैसेज भी सेंड करोगे ना, मैं आपका साथ बात करूंगा। सपोज मैं बिजी रहूंगा तो फोन पिकअप नहीं कर सकता हूं, मगर आप मैसेज डाल दीजिए, देन मैं आपका साथ खुद जब फ्री हो जाऊंगा मैं आपका साथ बात जरूर करूंगा। 1-2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। आज का क्लास मैं इधर ही खत्म करता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे आपका साथ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।